नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट न्यूज के हेल्थ फर्स्ट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश में या दुनिया में कोरोना कहर जारी है और दिल्ली में इसी के संबंध में बैठक भी जारी है। आप जानते हैं कि दिन ब दिन कोरोना बढ़ता जा रहा है और जैसा कि विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये जून है और जैसे जैसे बारिश का मौसम आ रहा है, जहां हम कहते हैं कि टेम्परेचर घट रहा है और डेंसिटी और ह्यूमिडिटी बढ़ रही है और इसमें कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं और दिनों दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि जहां देश भर में 3 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट हो चुके हैं, मध्य प्रदेश में इसका आंकड़ा 10,500 के लगभग पहुंच चुका है और भोपाल की अगर बात करें तो 2300 से ज्यादा कोरोना पेशेंट हो चुके हैं। और जहां तक अब बात करें जिस तरीके से लॉकडाउन को अब अनलॉक कर दिया है भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश हमारे जिस तरीके से ओपन हो गया है और खासकर युवा लोग हैं जिनमें बेखौफ अब वो नजर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हें लगता है कि कोरोना हमें टच नहीं कर पाएगा, हम तो यंग हैं। तो इन सब बातों को, जिस तरह की बातें आजकल आमतौर पर हम सुनने को देख रहे हैं कि N95 मास्क पहनना चाहिए या कौन सा मास्क पहनना चाहिए, कितनी डिस्टेंस रखना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को सेफ रखें, किस तरह से अवेयर करें, इन तमाम बातों पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने स्वास्थ्य रोग विशेषज्ञ और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर PN अग्रवाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की बातें हो रही थी, पहले भी चल रहा था कि गर्मी में कोरोना खत्म हो जाएगा, बारिश आएगी, तो अभी जो विशेषज्ञ तमाम जो हम एम्स के डायरेक्टर और तमाम लोगों के इंटरव्यूज हम देख रहे हैं उसमें सुनने में ये आ रहा है कि जिस तरीके से ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो आपका क्या कहना है खासकर इस को लेकर? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस अहम मुद्दे पे बात करने के लिए, आपने मुझे इनवाइट किया आज। प्रिंस, देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। इतने सब होने के बाद भी जो मौसम बदला है, बारिश का मौसम आया, इस समय वायरस के लिए उपयुक्त मौसम है बढ़ने के लिए। प्रतिवर्ष हम देखते हैं वायरल इन्फेक्शन होते हैं, स्वाइन फ्लू होते हैं। इस साल कोरोना के आने से वायरस अब बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा है। एक तरफ तो लॉकडाउन बंद किया है, लोगों का मूवमेंट बढ़ा, दूसरा वायरस के लिए चूँकि मौसम अच्छा है, छींकने खांसने के रोगी बढ़ गए हैं। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के छींकने से, खांसने से ही वायरस उड़ता है और तेज़ी से संक्रमण फैलता है, इसलिए चौतरफा वायरस के इन्फेक्शन फैलने की स्थिति बन गई है। तो सर जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं, दिल्ली में आज बैठक हो रही है और लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, खासकर एक वर्ग है युवा वर्ग, जो बातें हो रही हैं कि यंगस्टर की इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू किड्स और सीनियर सिटीजन। तो यंगस्टर जिस तरीके से हम कहें कि केयरलेस हो गए, क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? इस बात में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वायरल इन्फेक्शन है जो तेज़ी से फैलता है और यंगस्टर्स डेफिनेटली उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, वो कहीं ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, परंतु इस समय केयरलेस होने का समय बिल्कुल नहीं है। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि यंगस्टर्स वायरस का इन्फेक्शन फैला तो सकते ही हैं और कई बार जो इन्फेक्शन होता है वो कैरियर होकर रह जाते हैं, सिम्टम्स कम होते हैं। यंग एज में ये बात पक्की है कि इन्फेक्शन सीरियस नहीं होता है, पर फिर भी इन्फेक्शन तो होता ही है। वायरल इन्फेक्शन सभी को हो चुका है अपनी लाइफ में कई बार। तो एक बार किसी यंग को भी संक्रमण होता है तो छींकने खांसने में, उसके बोलने में भी वायरस उड़ता है और जो सामने व्यक्ति रहते हैं उनको इन्फेक्शन का डर होता है। माना कि उनको खुद को ज़्यादा गंभीर रोग नहीं होगा, परंतु आप सोचिए उनके घर में उनके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं जो वल्नरेबल हैं, और जब वो लोग उनके संपर्क में आएंगे तो जाने अनजाने में यही व्यक्ति अपने परिवारजनों में, अपने पेरेंट्स को इन्फेक्शन कैरी दे देते हैं और वहाँ गंभीर परिणाम होने का डर होता है। तो अतः इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि केयरफुल सबको रहना पड़ेगा और वायरस इन्फेक्शन है, आपको सबको यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेने ही लेने हैं जो बहुत सिंपल हैं। जैसे आपने बताया सब, उसमें 3 बड़ी बातें होती हैं। पहले तो आप अपना मास्क पहन के अपने मुंह को कवर करें, क्योंकि खांसने और छींकने से वायरस उड़ता है। हम वायरस को यहीं पे रोक लेंगे तो वायरस उड़ेगा नहीं। इसी के साथ साथ कफ एटिकेट्स भी लर्न करना जरूरी है। खांसी आती है तो आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, हम अपने शर्ट या कोट के अंदर खांस सकते हैं और साइड मुंह करके खांस सकते हैं। मास्क होना जरूरी है, नंबर 2। दूसरी बात यह है कि यदि हम हैंड हाइजीन अच्छी रखेंगे, कहीं भी काम से लौटेंगे, कहीं भी जाएंगे, कि अननोन सरफेस से टच करेंगे, उसके बाद में मोस्टली रनिंग वाटर को उसमें साबुन से हाथ धोएं तो सबसे इफेक्टिव होता है। 20 सेकंड का इसका प्रोसीजर होता है। आप कहें तो मैं इसको करके भी दिखाता हूँ अभी, बहुत छोटा सिंपल सा प्रोसीजर है। बिल्कुल प्लीज सर, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हाथ धोने को लेकर भी अलग तरह की भ्रांतियां हैं कि किस तरह हाथ धोएं, अलग दिखा रहे हैं, तो प्लीज जरूर ये देखिए मैं आपको वैसे ड्राई रन करके दिखाता हूँ। इसमें सिंपल सा प्रोसीजर है। साबुन लेते हैं, साबुन अपने हाथ पे डालिए, दोनों हथेलियों को पहले रब करते हैं, फिर दो उंगलियों को, फिंगर्स को बीच में क्रॉस करते हैं, फिर एक हाथ के पीछे ले आके इसको क्लीन करते हैं। स्टेप 2 में दोनों तरफ ऐसा करते हैं। उसके बाद में आप हाथ को बना के दोनों तरफ के नेल्स को क्लीन करते हैं, ऐसा करके क्लीन करिए। उसके बाद में हथेलियों को क्लीन करते हैं और थंब्स को रब करते हैं।
ऐसा करने से देखा गया है कि ये उंगलियों का हिस्सा छूट जाता है नॉर्मल कोर्स में, हाथ का हिस्सा छूट जाता है और लास्ट में हम कलाई को भी क्लीन कर लेते हैं। तो ऐसा करने से पूरा का पूरा हाथ अच्छे से क्लीन हो जाता है। 20 सेकंड का टोटल इसमें समय लगता है। और रनिंग वाटर में धोइए, साबुन से धोइए, हर घर में साबुन उपलब्ध है और सबसे इफेक्टिव तरीका है, इवन सैनिटाइजर से ज़्यादा असरकारक ये तरीका होता है, जिससे हर तरह की मिट्टी और वायरस का इन्फेक्शन हमारी बॉडी से निकल जाता है। एक बार हाथ साफ है तो आप बिल्कुल घर में निश्चिंत होकर रहिए, आपके घर में वायरस आ ही नहीं सकता। और अब हैंड हाइजीन अच्छी है, आपने मास्क लगाया हुआ है। और तीसरा, एक डिस्टेंस बनाना जरूरी है। डिस्टेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जब खांसते और छींकते हैं तो हज़ारों ड्रॉपलेट्स उड़ते हैं। खांसने में हम इसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स, कई सारे फोटोग्राफ्स लिए गए हैं, बहुत ऑब्वियसली दिखता है कि कई मीटर तक, 2 मीटर तक तो उड़ के जाते ही हैं। तो जो भी व्यक्ति मेरे सामने है, आपके सामने है, तो इन्फेक्शन उसको जाता है। मास्क लगाने से मैंने उसको प्रोटेक्ट किया, उसने मुझे प्रोटेक्ट किया, कितनी अच्छी बात है। और आप जब डिस्टेंस बना लेंगे तो यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी खांस रहा है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सर, एक बड़ी अच्छी आपने बात कही, जो आजकल जिस तरह की चर्चा हो रही, क्योंकि कोरोना जब से हम कहें मार्च से जब इसको एक तरीके से इफेक्टिवली लोगों ने धीरे धीरे जानना शुरू किया मीडिया के थ्रू, आप जैसे एक्सपर्ट के थ्रू, मैं जानना चाहता हूं, अभी बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं, जो देखने में आ रहा है कि हमने अगर सैनिटाइजर यूज़ कर लिया है तो दे डोंट नो यूज टू अ वाटर। मतलब वो जनरली क्या होता है कि अगर हम पहले जैसे हम साबुन से हाथ धोते थे और प्रॉपर फिर खाना खाते थे या कुछ भी, अब जनरली अगर सैनिटाइजर पॉकेट में रखा है, सैनिटाइज किया हाथ और हमने उसको फूड एलिमेंट्स को अपने हाथों से खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें भी केमिकल्स। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो कोई हार्मफुल है बॉडी के लिए? देखिए, ये तो इसमें 70% अल्कोहल वाले सैनिटाइजर हैं जो कि वायरस को किल करते हैं। वायरस को किल करने तक तो बात सही है, परंतु हाथों में और भी तरह की डस्ट होती है, मैल होती है, तरह तरह के पार्टिकल्स रहते हैं। तो ये केवल वायरस को किल करने के लिए तक ठीक है, परंतु बिना हाथ वॉश किए, बिना अपने हाथ से डर्ट निकाले हाथ क्लीन हो नहीं सकते हैं। खाना खाने से पहले तो वो तो बेसिक फॉलो तो करना ही पड़ेगा, हाथ धोने बहुत ज़रूरी है। सेम और रनिंग वाटर से धोएं, देखिए इससे अच्छा कोई तरीका ज़रूरी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक बात और कहूँगा, आजकल लोग मैं देख रहा हूँ ग्लव्स पहन के आने लगे हैं जी। उनको लगता है कि ग्लव्स पहन के प्रोटेक्टेड हो गए। बिल्कुल। अब इसमें दूसरी 2 बातें हो गई। आपकी अगर हाथ खुले हैं तो आप अपने हाथ को जाने में क्लीन करते रहेंगे। ग्लव्स पहन लिए तो आप ग्लव्स पहन के सब जगह जाते हैं, लोग यहाँ छुआ वहाँ छुआ, कुछ भी पकड़ा, अपना बाद में वो नाक भी पोंछ लेते हैं, सिर भी हाथ लगा लेते हैं, उसी उनको लगता है ग्लव्स पहन के प्रोटेक्टेड है, पर कहाँ प्रोटेक्टेड है। वो वायरस का इन्फेक्शन ग्लव्स की सरफेस पे आ जाएगा और फिर वहाँ से चाहे जहाँ चला जाएगा। बिल्कुल। तो ग्लव्स पहनना है जब कभी आप लिमिटेड जगह जाएं, वहाँ तक ठीक है, परंतु उससे वो हाथ फिर भी अपने चेहरे पे नहीं लगना चाहिए। और एक स्टडी में ये बताया गया है कि 1 घंटे हम लोग एक दिन में एक आम व्यक्ति करीब 90 बार अपने हाथ को चेहरे पे, आँख पे, मुँह पे, नाक पे लेके जाता है। जाने अनजाने में हम टच करते हैं तो इस तरह बार बार इन्फेक्शन हमारे फेस में जाता है। अगर हम मास्क पहने रहेंगे तो हम देखते हैं ऑटोमेटिकली हमारा हाथ रुक जाता है। बिल्कुल। तो सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। एक और मैं इसी बात पे जानना चाहूँगा कि मास्क को लेकर अभी बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं कि किस तरह का मास्क पहना जाए, कैसे कवर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम गमछा पहन सकते हैं, कुछ लोग रुमाल लेके चल रहे हैं, कुछ लोग किसी भी तरह कपड़ा। तो आप प्लीज़ ये बताएंगे कि कौन से मास्क इफेक्टिव हैं या कौन से मास्क पहनने चाहिए, या इसका प्रॉपर तरीका क्या है? मैं आपको बता दूं, बहुत अहम प्रश्न है। मेरे पास कुछ मास्क हैं। जी जी प्लीज़। देखिए, इसमें मास्क कई तरह के होते हैं। जो एक तो मेडिकल ग्रेड मास्क होते हैं, जिसमें N95 मास्क है, जैसे हम पहने हैं ये है, जैसे इस तरह के मास्क होते हैं। ये भी मास्क है, N95 मास्क होता है, उसमें लिखा रहता है, ये मैन्युफैक्चरर उसमें मेंशन करके रखते हैं इसको, N95 मास्क है यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये N95 मास्क है, देखिए लिखा हुआ है। तो अलग अलग कंपनीज़ के बने हैं, अब गवर्नमेंट भी डिफेंस वगैरह बनाते हैं। इसमें ये मास्क बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, परंतु ये मास्क हर एक व्यक्ति के पहनने के लिए नहीं है। ये पहने जाते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा, नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स के लिए, जो पुलिस पर्सनल है, मीडिया पर्सनल, जो लोग रेगुलरली उन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं जो पेशेंट हो सकते हैं उन एरियाज़ में, जो अपने सर्विस देते हैं। तो ये आम आदमी को पहनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरा मास्क होता है, इसी में का मास्क होता है ट्रिपल लेयर मास्क। ये देखिए बहुत अच्छे मास्क हैं, ये भी बहुत प्रोटेक्टिव, पूरा प्रोटेक्ट करते हैं फेस मास्क। इस तरह के मास्क लगाए जाते हैं, इलास्टिक से सिंपल इनको ऐसा लगा लिया जाता है, ये भी प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ये आम आदमी के लिए बहुत अच्छे मास्क हैं, इकोनॉमिकल भी हैं, इफेक्टिव भी हैं। इनको कुछ घंटे, 6 से 8 घंटे तो पहन ही सकते हैं। परंतु इसके अलावा भी कपड़े के मास्क बनाए जा सकते हैं। आप देखिए सिंपल क्लॉथ के बनाए हुए मास्क हैं, घरों में भी लोग बना सकते हैं।
ये मास्क वॉशेबल और रीयूजेबल मास्क है जो कि बहुत इफेक्टिव है। आम नागरिक के लिए बहुत अच्छे हैं, गृहिणी के लिए अच्छे हैं, बच्चों के स्कूल जाने के लिए अच्छे हैं, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई पेशेंट होगा, पर जाने अनजाने में यदि कोई कैरियर है तो आप इससे अपना बचाव करें। तो कपड़े के मास्क बहुत अच्छे हैं और अब इसके आगे बहुत क्लियरली है कि कोई भी कपड़े का मास्क, कोई भी कपड़े का बैरियर आपको मदद करेगा। महिलाएं दुपट्टा लगाती हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई गमछा लगा सकता है, कोई व्यक्ति इसमें कपड़े रुमाल बांध सकता है, पर वो खिसके नहीं, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारा प्रोटेक्शन लगातार बना रहे, इसको आप बांधने का यहाँ पे पीछे से होना चाहिए, किसी तरह इसमें इस तरह से बांध सकते हैं, रबड़ से लगा सकते हैं, बट इट शुड स्टे ऑन द फेस, ये इंपॉर्टेंट बात है। और हम प्रधानमंत्री को रोज़ देखते हैं वो गमछा बांधते हैं, क्योंकि वो मैसेज दे रहे हैं सबको कि आप अपने फेस को कवर करके रखिए, उसके लिए पैसा व्यर्थ करने की कतई ज़रूरत नहीं है, ये बात है। सर ये मास्क की भी जैसे आपने बड़े अच्छे बताया कि कौन कौन किस तरह के मास्क के कौन सा यूज़ कर सकते हैं, खासकर ये हमारे दर्शकों के लिए। एक और चीज़ जाना था सर कि आजकल ये N95 जो मास्क है पॉपुलर है, जिसको प्रिस्क्राइब किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसको कई लोग वॉश कर रहे हैं, तो क्या वॉश करने से इसकी कोई इफेक्टिवनेस पे कुछ फर्क पड़ता है? जी हाँ, इसकी स्पेशल सरफेस है, कोटेड सरफेस होती है, इसको वॉश नहीं किया जाता है। इसको वॉश करेंगे तो इसकी एफिकेसी ख़राब हो जाती है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ICMR के गाइडलाइंस के अनुसार चूँकि मास्क कॉस्टली हैं और इजीली अवेलेबल नहीं है, अभी तो इंडिया में रोज़ बनने लगे 1-2 लाख मास्क, पर इसकी अवेलेबिलिटी अभी भी कम है, तो इसको रीयूज़ करने के लिए उन्होंने अलाउ किया हुआ है। 4 मास्क लीजिए, पहले दिन पहला मास्क लीजिए, दूसरा, तीसरे, चौथे दिन चौथा पहनिए और पाँचवें दिन वापस से फर्स्ट मास्क को पहन सकते हैं। इसके लिए इनको डेली यूज़ करके एक अलग पेपर बैग में रख लेते हैं, ABCD आप मान कर लीजिए, और फिर इनको टोटल 5-5 बार पहन के फिर इनको डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो इस तरह रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब वॉश बिल्कुल नहीं करना है। वॉश करने के कपड़े के मास्क हैं, उनको वॉश करिए। राइट सर, एक और मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह की आजकल चर्चा चल रही है कि कोरोना को लेकर कि जनरली फूड पार्टिकल से भी कोरोना हो जाता है, और तो जनरली बहुत सारे की भ्रांतियां बीच बीच आपने देखा था कि पहले काफ़ी वीडियोस वायरल हुए थे कि नोट में वो क्या कहते थूक लगा दिया तो कोरोना हो गया, और वेजिटेबल्स में हो गया, फ्रूट्स में हो गया, तो बहुत सारे लोगों ने मैं कहूँ कि खाना ही छोड़ दिया है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है, एज एन एक्सपर्ट आप क्या कहें? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। रोज़मर्रा में हम देखते हैं और हर घर में हर व्यक्ति इससे अफेक्टेड है कहीं ना कहीं, तो इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई नहीं है। एक मैं ये कहना चाहूँगा, एक जो इन्फेक्शन फैलता है, वायरल इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है, छींकने से, खांसने से संक्रमित व्यक्ति, वायरस के पार्टिकल उसके साथ उड़ते हैं, थूक के पार्टिकल के साथ में, और वो दूसरे व्यक्ति के सांस लेने से अंदर जाते हैं, नाक से, मुंह से। हम जब सांस लेते हैं तो वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके वहाँ मल्टीप्लाई करके बढ़ता है। अब दूसरा तरीका होता है, जब कोई व्यक्ति छींकता खांसता है तो फोमाइट्स, जो नॉन लिविंग आर्टिकल्स होते हैं, जैसे टेबल है, कुर्सी है, डोर हैंडल है, या कुछ पेपर है, किताब, पेपर मतलब अखबार का नहीं बोल रहा हूँ, जो टेबल अपने घर की वस्तुएं हो सकती हैं, या कुछ पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे इन्फेक्शन जा सकता है। यदि मैंने उसको पकड़ा तो मेरे हाथ में वायरस के पार्टिकल आ सकते हैं। उसके बाद मैंने जाने अनजाने में अपने मुंह पे इसको लगाया तो एंट्री तो फिर भी इनको यहीं से होगी, वायरस के पार्टिकल वो जा सकते हैं। परंतु बहुत, तो ये यहाँ तक तो ठीक है। अब फलों का क्या होता है, फलों या सब्जियों में, वहाँ पे वायरस आएगा कहाँ से? आएगा यदि जो व्यक्ति खरीद के लाता है, ट्रक से उतारता है, वहाँ वेंडर जो रहते हैं वो बेचते हैं, उनके हाथों से आता है, संक्रमण आ सकता है। बिल्कुल ठीक है, संभव है, ऐसे कुछ लोगों में इन्फेक्शन फैला भी है, पर वो ऐसे केस में सिंपल है, हम सब्जियों को लाएं, उनको अच्छे से वॉश करें, 2 घंटे आप पानी में रख लें, जो सब्जी मार्केट से लाते हैं उनको 2 घंटे पानी में रख लें, फिर रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश करने से संक्रमण निकल जाता है, वायरस निकल जाता है। उसके बाद कोशिश करें कच्ची सब्जियां ना खाएं, पका के खाएं, पकाने से वायरस कहीं नहीं, पूरी तरह खत्म हो जाता है। फलों की बात करें तो जो छिलके वाले फल हैं, खरबूज है, तरबूज है, केला है, इसको तो आप छिलका निकाल के लीजिए, एप्पल है, और दूसरे फलों को आप फिर अच्छे से रनिंग वाटर में वॉश करते हैं, सोडा का सॉल्यूशन बना के इसको वॉश किया जाता है, जिससे उसका संक्रमण खत्म हो जाता है। उसके बाद आप निश्चिंत होकर बिना डर के हम इन सब्जियों का और फलों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। मन से सबको वहम और डर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि वायरस का जो 95% स्प्रेड होता है केवल छींकने और खांसने से होता है। यही सबसे पावरफुल संक्रमण का जरिया है। एक सर बहुत अभी काफ़ी बीच में व्हाट्सएप पे भी काफ़ी वायरल हुआ था, और लोग भी इस तरह की चर्चा कर रहे हैं, नॉनवेज जो खाते हैं बेसिकली, तो नॉनवेज से सबसे ज़्यादा बोले खतरा है, बिकॉज जिस तरीके चाइना का दिखाया गया, मार्केट का बैट और चमगादड़ सभी का दिखाया गया, आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, इसमें क्या होता है कि फूड से इन्फेक्शन नहीं फैलता है, और मीट भी जो भी खाते हैं उसको अच्छा कुकड मीट होना चाहिए, जो पूरी तरह कुकड मीट में किसी तरह से वायरस के फैलने का खतरा नहीं है। सर एक ये दिखा गया लगातार अभी भी जिस तरीके से ओपन होने से पहले जो हम देख रहे थे कि लगातार जो लेबर्स है वो परेशान हो रही थी, जो माइग्रेट हो रही थी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही थी, लगातार वो हम कहें संपर्क में आ रहे थे एक दूसरे के, लेकिन ये देखा गया है कि जो लेबर्स थी
जिसे हम कह रहे थे कि ये कोरोना के कैरियर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये जिस प्लेस पे जाएंगे तो अपनी कम्युनिटी को भी स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन देखा गया है कि कंपेयर टू एक सिटीजन्स ऑफ जो शहर में रहने वाला व्यक्ति है और एक हाई क्लास या मिडिल क्लास, उनमें ज़्यादा डेथ रेट देखा गया या हम कहें कि कोरोना इफेक्ट देखा गया, लेकिन कंपेयर टू लेबर, क्या रीज़न है, क्या मानते हैं आप? इसमें बिल्कुल बेसिक्स पे हम जाएंगे। देखिए, लेबर कौन होता है? जो स्वस्थ होता है, जो कुछ एक्सरसाइज कर पाता है, वो मेहनती व्यक्ति होता है। तो मेहनती व्यक्ति होने के कारण एक तो एज ग्रुप उनकी यंगर एज के होते हैं, 16-18 से लेके मान के चलिए 45-50 तक। तो यंग एज के होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, एक्टिव होते हैं, इसलिए उनमें जनरली उनकी इम्यूनिटी नॉर्मल उस व्यक्ति से ज़्यादा है जो कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल लीड कर रहा है, शहरों में, घरों में है, जिनको मोटापा है, जो फिट हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं, उनकी फिटनेस कम रहती है। तो शहरी व्यक्ति के पास कई बार अधिकतर ऐसे लोगों में डायबिटीज़ भी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, इनको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर की हो सकती है, स्मोकर हो सकते हैं। तो कई सारे बहुत सारे जो एक ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है जिसे हम वल्नरेबल ग्रुप बोलते हैं और हाई रिस्क ग्रुप बोलते हैं, वो होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो मृत्यु हो रही है जो शहरों में, उसके कारण मोस्टली इन्हीं लोगों में डेथ हो रही है जो कि हाई रिस्क ग्रुप में बहुत एडवांस एज के लोग हैं, जो 70 से लेकर 90 के 95 के एज में ज़्यादा डेथ्स देखी गई, क्योंकि उनमें डिजीज़ ज़्यादा सीवियर होती है। सर, सर्दी खांसी जैसे जनरली जो सिम्टम्स भी जब आए कोरोना के, जिस तरीके से डॉक्टर्स ने, आप सब लोगों ने बताया कि भाई सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है जो सर्दी खांसी से और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनकी हिस्ट्री होती है, तो किस तरह इस तरह के जो पेशेंट है, खासकर जो पहले से ही जिनको है सांस की प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, किस तरह अपने आप को कहें कि स्ट्रॉन्ग बनाए, इम्यून सिस्टम बढ़ाएं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें जो आपने बोला बिल्कुल इम्पॉर्टेंट बात कही है। अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लाखों लोगों को है, 6 से 8% आबादी में अस्थमा है। एक बहुत बड़ा वर्ग स्मोकिंग करता है। तो जो व्यक्ति स्मोक करते हैं उनकी लंग्स की क्षमता घट जाती है, उनको सांस का रोग COPD होने लगता है, जिसमें श्वास की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उनकी काम करने की क्षमता घट जाती है। अस्थमा का बहुत बड़ा वर्ग है, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, कामकाजी महिलाओं से, सब में, हर ग्रुप में होता है। अस्थमा का स्प्रेड होता है मोस्टली ठंडे मौसम में, धूल से, धुएं के संपर्क में आने से। घरों में किचन में काम करती महिलाएं, वो धुआं इरिटेट करता है, घर में वो लोग ठंडे पानी में वर्क करती हैं, उस ठंड में निमोनिया होता है, उनको अस्थमा बिगड़ता है। तो इन सब के अंदर जो बहुत आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति वल्नरेबल है, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी की बात कर रहे हैं, तो इन लोगों को ज़्यादा केयर करनी है नॉर्मल दूसरे व्यक्तियों से। पहले तो अपना अस्थमा नियंत्रित रखिए, उन सब चीज़ों से बचिए जिनको हम अस्थमा ट्रिगर्स बोलते हैं। तो अस्थमा की बात करें तो इन लोगों को अस्थमा के ट्रिगर जानना भी जरूरी है कि मुझे किस कारण से मेरा अस्थमा बढ़ता है। क्या ये ठंडी हवा है, क्या ये प्रदूषण है, क्या ये ठंडा खाना है। कई बार फूड के प्रिजर्वेटिव से भी प्रॉब्लम होता है। डिस्प्रिन की दवाई हेडेक के लिए एलर्जी करती है, वो नहीं आप ले सकते हैं। कुछ बीटा ब्लॉकर नाम की दवाई आती है ब्लड प्रेशर की, उससे हो सकता है। तो अस्थमैटिक को अपने आप को स्वस्थ रखना जरूरी है, और उसको स्मोकर को स्मोकिंग छोड़ना जरूरी है, और उसके अलावा रेगुलर दवाइयाँ लीजिए, अपने चिकित्सक से संपर्क करिए। उसके अलावा अपनी क्षमता बढ़ाइए, खूब वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए, योग करिए, जिससे कि आप अपने लंग्स को, अपनी बॉडी को फिट कर सकें। सर, जनरली देखा गया, जैसे आपने बड़ा अच्छा अभी मास्क के बारे में बताया कि कौन कौन से मास्क पहनने चाहिए और कब कब पहनने चाहिए, कितने ड्यूरेशन में। एक बड़ा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो N95 मास्क है, खासकर जो एक्सरसाइज करने वाले, रनिंग करने वाले जो लोग लगा रहे हैं और उसको पहन के वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें देखा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज हो रही है। तो क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये रिसेंटली देखा गया है कि कुछ यंगस्टर्स जो बाहर आउटडोर जॉगिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं, वो N95 लगा के जा रहे हैं। तो इसमें देखिए बहुत टाइट फिटिंग मास्क होता है। आप देखिए इसमें कहीं भी स्पेस नहीं होती है, पूरी तरह प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। तो वेंटिलेशन इसमें कम होता है। हम जब चलते हैं और दौड़ते हैं तो दौड़ते समय करीब नॉर्मल ब्रीदिंग के से 10 गुना ज़्यादा हवा का हमको रिक्वायरमेंट होती है, हवा की। तो जब हम नॉर्मल कोर्स में गहरी सांस लेते हैं, तेज सांस लेते हैं, इसलिए हमको हवा मिलती है। अब जब मास्क यहाँ होता है तो उन लोगों को ठीक से एयर मिलती नहीं है, एक बात तो उनके अंदर खून में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। दूसरी बात है कि जब हम जो बाहर सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और एक्सरसाइज जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनती है। तो जब वो क्लोज मास्क से सांस लेते हैं तो सेम CO2 को इनहेल भी करते हैं, तो इसलिए बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ने की टेंडेंसी होती है। तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जब आप बाहर आउटडोर एक्टिविटी करें, दौड़ें, तो सिंपल 3 लेयर ट्रिपल लेयर मास्क पहन के करें। N95 मास्क बिल्कुल ना पहने। सर, आप, एक बड़ी खुशी की बात है कि अभी आप जो कोविड, मध्य प्रदेश सरकार ने
कोविड-19 स्टेट एडवाइजरी कमेटी बनाई, आप उसमें भी मेंबर हैं, जी। तमाम एक्सपर्ट को शामिल किया गया है। तो किस तरह का काम है सर, क्या उसका है, मतलब किस तरह का आपका रोल रहेगा? जी, इसमें ये प्रदेश सरकार का बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप है, क्योंकि हमको अपने प्रदेश में देखना है कि किन कारणों से कोविड की डेथ हो रही है। मेरा जो रोल रहेगा मोस्टली, मैं चूँकि क्लिनिकल साइड से हूँ, कि डेथ रेट कम करने में हम क्या कर सकते हैं, किन व्यक्तियों में डेथ ज़्यादा होती है, किन सिचुएशंस में कौन से केसेस हैं जिसमें डेथ ज़्यादा होती है। तो ये देखा गया है कि जो व्यक्ति देर से ट्रीटमेंट लेने पहुँचते हैं, उनके अंदर ऑलरेडी कोविड के कारण कोरोना की इन्फेक्शन फैलता चला जाता है। उस समय उनके मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, लंग फेलियर हो जाता है, निमोनिया बढ़ जाता है, साथ में किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। इन लोगों में समस्या ज़्यादा है। दूसरा वो जो कि डायबिटिक्स हैं, जिनकी डायबिटीज़ शुरू से कंट्रोल नहीं होती है और अनकंट्रोल डायबिटीज़ चलती है, तो उनको संक्रमण ज़्यादा होता है। उनके अंदर बॉडी का रिस्पॉन्स कम होता है, तो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। साथ में किडनी और दूसरे ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस हमारा जो मुख्य पर्पज़ रहेगा कि इसी को स्टडी करके और उनको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में हम अपनी तरफ से ये इनपुट देंगे कि कैसे हम इस संक्रमण के अंदर डेथ रेट कम कर सकें और कैसे जल्दी अच्छे हो सकें। सर, एक देखा गया है कि अगर हम कहें कि खासकर जब से कोरोना काल आया है, तब से एक रेस्पेक्ट, चाहे वो चिकित्सक हो, डॉक्टर्स हो या पुलिस डिपार्टमेंट्स हो या डायरेक्टली जो कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, एक रेस्पेक्ट भी बढ़ा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हाई रिस्क भी आप ही के लिए, क्योंकि आप बहुत क्लोजली, और खासकर कहा जाए तो आप, क्योंकि आप क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट है और श्वास रोग में है, और अग्रवाल हॉस्पिटल मध्य प्रदेश का, देश का जाना माना हॉस्पिटल है, डेली पेशेंट आ रहे हैं। तो वहाँ मैं जानना चाहूँगा सर कि आप अपने स्टाफ को किस तरीके से प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं और किस तरीके से उनका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए? बचने के लिए सबसे पहला कदम होता है अवेयरनेस, जानकारी, जागरूकता। तो हमने पहले तो अपने स्टाफ को शुरू दिन से एजुकेट करते जा रहे हैं कि कोरोना इन्फेक्शन क्या है, कैसे होता है, कैसे संक्रमण फैलता है, हम कैसे इसको रोक सकते हैं। तो चूँकि हमारा एक NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, जिसमें बार बार इस चीज़ पे जोर दिया जाता है, स्टाफ की ट्रेनिंग। तो वो हम लोग उस पर, जो हमारे क्लास 4 वर्कर्स भी हैं, साफ़ सफाई कर्मचारी हैं, नर्सिंग स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, टेक्नीशियंस हैं, फ्रंट डेस्क के लोग हैं, सब तरह के लोग होते हैं, गार्ड्स हैं। तो अब सब लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा आते हैं, चिंता करके आते हैं, तो उनका नंबर हो ही सकता है और कई बार मालूम भी नहीं चलता है कि किस व्यक्ति को इन्फेक्शन है। तो हम उसमें सबसे पहले ये बताया कि हम लोग ये करते हैं कि स्टाफ, तो सारे स्टाफ को प्रॉपर हम लोग हमने किट दी हुई है। किट में एक गाउन्स है कंप्लीट, एक तरह से PPE किट से कुछ एक नंबर कम कह सकते हैं। गाउन से कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड वॉशेबल गाउन्स हैं, उसमें पैराशूट मटेरियल का गाउन है। फिर उन सबके पास मास्क हैं, सबके पास गॉगल्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर कवर करने के लिए फेस शील्ड दी हुई है। मैं लाया नहीं आज फेस शील्ड, देखिए। तो फेस शील्ड लगाने से, गॉगल पहनने से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति खांसता छींकता है तो भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन उनके सामने होती है। हैंड वॉश बार बार करते हैं, सैनिटाइज करते हैं वो, ये इस तरह से वो यूज़ करते हैं। पेशेंट के साथ भी इसी तरह, हम लोग क्या, किसी भी तरह का कोई कोविड पेशेंट एडमिट नहीं होता है और ना हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है और ये बड़ी फैसिलिटी में उसको हैंडल कर सकते हैं। फिर भी कभी गलती से कोई आ जाए तो उसके लिए पहले से पहचान के लिए हम लोग ज़्यादा चौकन्ने रहते हैं। तो इसके लिए हमने गेट के बाहर ही जो भी व्यक्ति आता है उनका टेम्परेचर देखते हैं। रोज़ हमारे स्टाफ का भी थर्मल चेक होता है कि किसी को बुखार तो नहीं होता है, तो वहीं पे हाई रिस्क ऑफ सस्पिशन लेके उनको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर जब आते हैं जो भी व्यक्ति, उनके लिए सोप के वॉश बेसिन एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, तो सोप एंड रनिंग वाटर से अच्छे से हाथ साफ करते हैं। फिर उसके बाद उनको हम सैनिटाइज भी करते हैं। हमारा स्टाफ गार्ड वहाँ देखते हैं जब वो अंदर आते हैं कैंपस के अंदर, हमारे वेटिंग एरिया में, तो वहाँ पे स्पेसिंग की हुई हमने 5-5 फीट पे चेयर्स रखी है। मास्क हर एक व्यक्ति को मास्क पहनना होता है। यदि वो कोई खांस है तो उसको हम डबल मास्क देते हैं, उसको हम पहले देखते हैं, बाहर बिठा लेते हैं और इस तरह से उनको हाई रिस्क करके हम पहले एंटरटेन करते हैं। जो भी कोई भी व्यक्ति सस्पिशियस होता है, हमको लगता है इसमें संभावना है, डायबिटिक है, एल्डरली है, तो उनको हम अलग से रखते हैं। प्लस उनको जल्दी उनको एंटरटेन करते हैं और फटाफट देख लेते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा तो कम नहीं है, उनकी धड़कन तो तेज नहीं चल रही है, टेम्परेचर तो नहीं है हुआ, तो उनका एक्सरे चेस्ट भी वहीं पे करते हैं, ब्लड टेस्ट से। और क्योंकि क्या होता है, कई बार बुखार, हमेशा बुखार संक्रमण इसके कारण नहीं होता है, और भी बीमारियां होती है जिसमें बुखार होता है, जैसे मलेरिया है, टाइफॉइड है, यूरिनरी इन्फेक्शन कॉमन है एल्डरलीज में, डायबिटिक्स में। तो ऐसे और भी कई कंडीशन है जिसमें बुखार भी होता है। तो हर एक बुखार का व्यक्ति कोरोना का कहीं जरूरी नहीं है, परंतु उसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली हम स्क्रीन कर लेते हैं और उस तरह से उनको गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। राइट सर, ये भी देखा गया है, खासकर आपके बारे में अक्सर चर्चा होती है कि डॉक्टर PN अग्रवाल है और खासकर मध्य प्रदेश में जाने माने श्वास रोग विशेषज्ञ, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट्स हैं। तो आप कई बार सुबह सुबह अपने हॉस्पिटल में भी नज़र आते हैं, देर रात तक पेशेंट को चेक करते हैं। तो ये इतना लंबा जो एक टाइम रहता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए खुद को किस तरीके से, जिसे कहते हैं रिफ्रेश करने के लिए, क्या करते हैं, क्योंकि इतना कम टाइम मिलता है सोने का भी। पहले तो आपको इस कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, बात तो सही है, पर मुझे मज़ा आता है। मैं रात को भी जब 10 बजे 11 बजे फ्री होता हूँ तो भी मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है
क्यों? पहला कि मैं अपने काम को पसंद करता हूँ, नंबर 2 फिटनेस, फिजिकल फिटनेस सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र हर एक व्यक्ति के लिए है। उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। आप यदि फिट हैं तो आपकी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करती है। फिर आप तीसरा फोकस करके हम काम करते हैं। जब काम करते हैं उस समय केवल काम रहता है, काम से ही जुड़ी बातें करती है। नंबर 4 अच्छी टीम, मेरी वाइफ डॉक्टर नीलिमा है जो कि टीम लीडर है, पूरा अस्पताल रन करती हैं, और जो जो हमारे साथ काम करते हैं सब अच्छे हैं, खुले मन से काम करते हैं और एक बहुत कोहेजन अच्छा है। सो मिल के दौड़ के हम लोग काम करते हैं, इसलिए कभी थकान नहीं होती है। चौथा, मैं खाने का बीच बीच में हैवी फूड कभी नहीं लेता हूँ, हल्का ब्रेकफास्ट करता हूँ। लंच भी वर्किंग लंच होता है, और वर्किंग लंच में भी मैं लिमिटेड थोड़ा सा सब्जी लेता हूँ, दही लेता हूँ, सैलेड लेता हूँ और दाल लेता हूँ, दैट्स ऑल, जिससे कि मुझे बाद में भी काम करना होता है। तो ये चौथा रहता है। लाइट डिनर लेता हूँ, फिर रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, वेट कंट्रोल करता हूँ। वेट कंट्रोल होने से, एक्सरसाइज करने से एक फिटनेस और एफिशिएंसी बनी रहती है। इन सारी बातों का सम्मिश्रण है मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे पर्सनल रूटीन में, और मैं ये सबको ये बताते भी हूँ हर पेशेंट को, हर व्यक्ति को, हर मिलने वाले को, कि हम एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्लस मेरे कुछ रोल मॉडल्स हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं और कहीं ज़्यादा एक्टिव हैं। तो जो सक्सेसफुल हैं, जो अच्छे हैं किसी भी फील्ड के, वो मेरे रोल मॉडल्स हैं। बिल्कुल, ये इस तरह मैं करता हूँ। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया, क्योंकि आप खुद खुश रहते हैं और आपके सराउंडिंग में खुश रहते हैं, क्योंकि हर तरह के पेशेंट से आपको डेली डील करना पड़ता है। सर, चूँकि अभी दिल्ली में आज ही बैठक चल रही है, अमित शाह जी बैठे हुए हैं, एम्स के डायरेक्टर बैठे हुए हैं, दिल्ली की कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल है, महाराष्ट्र की, लेकिन हम अपने मध्य प्रदेश और भोपाल को भी उससे बिल्कुल अलग नहीं रख सकते, क्योंकि लगातार भोपाल में भी पेशेंट लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जिस तरह से देखा गया सर कि अनलॉक होने के बाद शायद केयरलेस हो गए हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं, लोग पार्टीज भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कितना खतरनाक है कोरोना को लेकर और आने वाले टाइम को लेकर? क्योंकि अभी तक तो कोई मेडिसिन या कोई भी एंटी ड्रग या हम कहें कि इंजेक्शन, कुछ भी वैक्सीन इसका भी डिस्कवर हुआ नहीं है, सिर्फ अभी चर्चा चल रही है। बिल्कुल प्रिंस, आप ठीक कह रहे हैं। अभी समय है चौकन्ने रहने का, अभी समय नहीं है केयरलेस होने का, क्योंकि ये बीमारी लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाली है। प्रॉब्लम यह है कि ये वायरस पहली बार इसने पूरे विश्व पे जो अटैक किया है और पूरे विश्व को इसने घुटने पे ला दिया है, और हमारे पास अभी इसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स भी नहीं है, रिसर्च चल रही है, वैक्सीन की भी रिसर्च चल रही है। तो अभी इस समय जो बार बार देखा गया है कि बचाव ही सबसे बड़ा इसका इलाज है। हम अपने आप को संक्रमित ना होने दें। संक्रमण का थोड़ा भी डाउट है तो त्वरित हेल्थ अथॉरिटी से संपर्क करें। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी हैं, बहुत अच्छा केयर दिया है। एडमिटेड पेशेंट के लिए बहुत एक्सीलेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हमारे स्टेट गवर्नमेंट के सुविधाएं हैं। किसी भी मरीज से एक भी पैसा सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा है और पूरा का पूरा इलाज किया जा रहा है, जो कि प्राइवेट अस्पतालों में आप देखें जो मेट्रो सिटी में तो बहुत महंगे हो सकते हैं। तो अच्छा खाना दे रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। मेरी सबसे अपील है कि संक्रमण को आप केयर करिए। मास्क पहनना जरूरी है, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि कौन से व्यक्ति से संक्रमण लगेगा। प्रश्न तो ये है, बिल्कुल, क्योंकि हमारा दुश्मन अननोन है, दिखता ही नहीं है, किसके थ्रू हमारे पास है ये भी नहीं मालूम है। इसलिए हमें अपनी सेफ्टी लेके चलना है, मास्क पहनना है, हैंड वॉश अच्छे से करना है, अपना डिस्टेंसिंग बना के रखना है, केयरलेस नहीं होना है, और चौथी बात है कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखना है। इसके ऊपर भी एक बात सबके लिए जरूरी है कि हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत लोग स्ट्रेस में आ रहे हैं। बिल्कुल, मन में बहुत डर है, स्ट्रेस है, चिंता है, बच्चे बड़े महिलाएं सभी लोग तो उस डर के कारण ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली कि बहुत सारे मेरे जो परिचित है उनके यहाँ भी देखने में आया है कि जो सैनिटाइज़र की बात जो खासकर आप और एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, तो लोग लगातार हर 2-2 मिनट में सैनिटाइज़र से वॉश कर रहे हैं, घर को क्लीन कर रहे हैं। एक सफाई को लेकर भी हम कहें एक फोबिया टाइप का हो गया और साइकोलॉजिकली एक डर बैठ गया। अगर कुछ भी थोड़ा भी कुछ होता है तो लोगों को लगता है कि कोरोना तो नहीं है। और सर ये भी देखने में आया है कि जनरली लोग डॉक्टर्स के पास भी जाने से डर रहे हैं, खासकर जो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना हो जाए, कोरोना निकलना है। क्या कहना चाहेंगे? और खासकर एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि कोरोना को लेकर जिस तरह के सिम्टम्स की बात हो रही है कि सर्दी, खांसी, फीवर, हाई फीवर हो जाता है आपको और बॉडी पेन करने लगती है, लेकिन अभी जो देखा जा रहा है जिस तरह के सिम्टम्स दिल्ली और कई जगह आ रहे हैं कि वहाँ क्या कहते हैं सिम्टम्स होते ही नहीं हैं जब डायग्नोज होता है। इस पर आप सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ठीक है, ये एक थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन बन गई है, क्योंकि ऐसे बहुत से सिम्टम पेशेंट जो कि जिनको सिम्टम नहीं वो कैरियर बने हैं, और इसलिए हम पहचान नहीं पा रहे कि हमारे से मिलने वाला कई बड़े सेलिब्रिटीज़ को प्रॉब्लम हुआ है, बड़े कई मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, हमारे प्रदेश में डॉक्टर्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, जो कि अनजाने में उन अपने साथियों से इन्फेक्ट हो गए जिनको कहीं से इन्फेक्शन लगा था। तो सबसे मतलब एक पहली बात है कि इसमें
बुखार जरूर आता है परंतु बुखार उतना हाई ग्रेड नहीं हो सकता है। व्यक्ति को थकान का एहसास होता है, उनको भूख नहीं लगती है, कमजोरी फील होती है, ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, सर्दी जुकाम खांसी होती है, ये जरूर होते हैं, सांस भी बढ़ने लगती है। और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम जो गवर्नमेंट ने आज ही उसको ऑफिशियली बोला है, जिसको इंक्लूड किया सिम्टम है, वो है लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। राइट। कभी कभी खाने में अगर किसी व्यक्ति को आपको खाने का स्वाद नहीं आ रहा है और आपको स्मेल नहीं आ रही तो उसको त्वरित रिपोर्ट करिए। ये भी कोरोना का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम हो सकता है, 4 से 5% लोगों में ही होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। उसके अलावा ये आपको देखना है कि क्या आपको संक्रमण, देखिए अगर आप घर के अंदर हैं, प्रोटेक्टेड हैं और फिर इस तरह के सिम्टम हो तो पैनिक मत करिए। आपको इन्फेक्शन कहाँ से लगेगा? इन्फेक्शन तो घर में घुस नहीं सकता है, आप जब बाहर जाएंगे तो ही तो इन्फेक्शन लगेगा। यदि आप प्रोटेक्टेड हैं, यदि आप अपने आप को आपने कवर किया हुआ है, अपना पूरी देख रेख आप कर रहे हैं, तो जनरली पैनिक मत करिए, क्योंकि सिम्टम आएंगे तभी, या तो आप हेल्थ केयर वर्कर हैं या आप बाहर गए, मार्केट गए, वहाँ पे आपने ध्यान नहीं रखा है, या कोई व्यक्ति बहुत छींक रहा, खांस रहा था, या कोई और व्यक्ति आपके साथ जो थे वो लोग मास्क नहीं पहने थे। इसलिए गैदरिंग्स में भी, शादियाँ हो रही हैं, दूसरे मौके आ रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल गैदरिंग्स हो रही है, वहाँ भी आवश्यक है कि हर व्यक्ति मास्क पहने, जिससे आप अपना प्रोटेक्शन करेंगे, मास्क पहन के आप दूसरे को भी प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए बेसिक बातों का ध्यान बार बार रखा जाए और उसके तब जाके आप देखेंगे कि हम इस चीज़ को हम पूरी तरह डील कर पाएंगे। और बहुत जल्दी जैसे हो रहा है वैक्सीन भी आएंगे और कुछ मेडिसिन भी, एंटीवायरल भी डेवलप होगी। स्वाइन फ्लू की दवाइयाँ बनी थी, ओसेल्टामिविर, टेमीफ्लू, उसके आने के बाद से हमने स्वाइन फ्लू पे ज़बरदस्त कंट्रोल किया है। तो कुछ दवाइयाँ हैं परंतु आवश्यक है थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा समय दीजिए, अपने आप को अनुशासित रखना जरूरी है। एक छोटा सा यूँ करना चाहूँगा कि थोड़े एक नए सिरे से हमको अपने नए न्यू नॉर्म्स को फॉलो करना रहेगा। बिल्कुल सर, आपने कहा कि एक नए तरीके से सोचना होगा और एक लाइफस्टाइल को भी कहीं ना कहीं बदलाव की बहुत ज़रूरत है। हमें कोरोना के साथ जीना है, जो लगातार कह रहे हैं, जब तक एंटी ड्रग्स की हम कहें कि इसमें वैक्सीन नहीं खोज ली जाती। सर एक और मैं जानना चाहूँगा कि इम्यून सिस्टम को बेसिकली किस तरीके से घर में बढ़ाया जा सकता है? खासकर मैं उन पेशेंट के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ, पेशेंट भी कहूँ, नॉर्मल पर्सन, कि जो कहीं ना कहीं सांस की बीमारी से पीड़ित हैं या सर्दी खांसी या किसी भी तरह के उनमें प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें काफ़ी डर लगा हुआ है, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन तो फिर भी थोड़ा हेल्दी है। तो किस तरह इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं, किस तरह की सब्जियां खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, ये भी जरूर आप दर्शकों को। जी बहुत बढ़िया बात बताई, इंपॉर्टेंट भी है और मेरी पसंद की बात भी है। देखिए हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर रहती है। एक तो हम एडिक्शन से कुछ नशे करके अपने इम्यूनिटी को ही गिरा रहे हैं। बिल्कुल, आप सब जानते हैं, सारा जग जानता है, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, ये 3 और ड्रग्स, ये 3 या 4 ऐसे बड़े एडिक्शन है जो नशा है। दुर्भाग्य से इसका जो सेवन करना शुरू करता है उसको इन दवाइयों, इन सब का केमिकल इफेक्ट होता है, फिर वो एडिक्शन को छोड़ नहीं पाता क्योंकि वो विड्रॉवल सिम्टम्स होने लगते हैं। परंतु स्मोकिंग करने से लंग्स में कैंसर होते हैं, पूरी बॉडी में कैंसर होते हैं, COPD का रोग होता है और हमारी इम्यूनिटी गिर जाती है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1। नंबर 2, अल्कोहल लेने से बहुत समस्याएं होती है, इम्यूनिटी गिर जाती है, अल्कोहल लीवर खराब होता है, पूरी बॉडी पे इसका असर पड़ता है, हमारी फिटनेस गिर जाती है। ऐसी टोबैको के साथ सब, तो ये 3, 4, 5 जो एडिक्शन है इनको आप बहुत छोड़िए, पूरी तरह से छोड़िए, बहुत अच्छा मौका है। तो यदि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पहले तो अपने एडिक्शन को दूर करिए, अपने शरीर को वापस नॉर्मल लेवल पे आने दीजिए। नंबर 2, अब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए एक तो अच्छा रेस्ट मिलना जरूरी है, मानसिक और फिजिकल। अच्छी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 6 से 8 घंटा डट के सोइए, अच्छे से सोइए, एक्स्ट्रा भी सो लें इन दिनों तो चलेगा क्योंकि काम अभी फुल थ्रॉटल पे चालू नहीं हुआ है। उसके अलावा अच्छा भोजन जरूरी है, अच्छा न्यूट्रिशन, हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिलता है हमारे खाने से। उसके अलावा खाने में हम खाना खाते हैं, फुल मील खाइए जिसमें आप गेहूँ चावल खाइए, दाल, खूब सारी दालें खाइए, सब्जियां खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट है, ताजे फल लीजिए, फलों में विटामिन भी होते हैं, सब्जियों में विटामिन भी होते हैं, एग खाइए, अगर जो नॉनवेज खाते हो नॉनवेज खाइए, कुक्ड फूड खाइए, हेल्दी फूड, एडिक्वेट फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें नींद होगी, एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा। एक्सरसाइज के पहले बताऊँगा, वेट कंट्रोल करना जरूरी है, आप खाइए उतना ओवर ईट मत करिए, एक्टिविटी बढ़ाइए, एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज में वॉकिंग करिए, योग से पूरी बॉडी रिलैक्स होती है और योग एडवांस एज वालों के लिए ज़्यादा एडवाइजेबल है। घरों के अंदर उनको रहना है, एडवाइजरी है कि घर से बाहर ना जाए 65 के ऊपर, तो वैसे भी वो अधिकतर लोग कर भी रहे हैं। आप देखिए कि ये ऑलरेडी जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, वो लोग अपना ध्यान रखे हुए हैं, कहीं ज़्यादा ध्यान रखते, बहुत अनुशासित हैं। हम, मेरे भी पेरेंट्स हैं, हम उनके साथ रहते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन है, बहुत एक अपना ध्यान रखते हैं खाने पीने का, योग का। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आयुर्वेदिक काढ़ा भी बनाया है, ये भी बहुत इनके ऊपर, ये जो शिलाजीत बिल मंत्रालय के हिसाब से आप उसको भी यूज़ करिए, होम्योपैथी दवाइयाँ को भी यूज़ करिए। HCQS का रोल है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट, जिन लोगों के लिए एडवाइस गवर्नमेंट ने किया है उनको, हेल्थ केयर वर्कर्स को और बाहर इन लोगों को प्रोफिलैक्टिक कोर्स लेना चाहिए। तो अच्छा खाना हो गया, अच्छा एडिक्वेट फुल फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, विटामिन B, C, D और E चारों का बहुत बड़ा रोल बताया गया है, जो कि अच्छी मात्रा में फलों में मिलते हैं, एग्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिलते हैं। विटामिन D हमको धूप से मिलता है, पर धूप में कहाँ कोई बैठता है आज के दिन।
तो हम लोग जो टेस्ट कराएं ऑलमोस्ट हर एक को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए कैप्सूल ओरल फॉर्म आता है या इंजेक्शन भी हम देते हैं। एरेकिटोल का इंजेक्शन आता है 3 से 3 लाख 6 लाख यूनिट्स में आता है, या फिर प्रतिदिन की डोज भी आती है, वीकली 60,000 यूनिट्स की विटामिन डी की कैप्सूल्स आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, उसको वीकली दिया जाता है। तो ये विटामिन बॉडी में जब जाते हैं तो बॉडी के सिस्टम अपने अच्छे उसमें आ जाते हैं, शेप में आ जाते हैं, और वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। एक और बहुत बड़ा इम्यूनिटी बढ़ाना है, इम्यूनिटी बूस्टर को क्या होता है, आपने देखा है कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो इन्फेक्शियस होती है, इसका स्माइल इज सो वेरी इन्फेक्शियस, एक स्माइल करता है तो आप उसको देख के बिना स्माइल के रह नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ऐसी हंसी भी इन्फेक्शियस होती है। तो जितना आप हंसेंगे, जितना मुस्कुराएंगे, उतनी इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहती है। जब हम मुस्कुराते हैं, हंसते, तो एंडोर्फिन्स बॉडी में रिलीज होते हैं, माइंड को फ्रेश करते हैं, एक पॉजिटिविटी शरीर में आती है, हार्ट को रिलैक्स करते हैं, हार्ट की गति नियंत्रित होती है। क्या होता है कि जब बहुत स्ट्रेस होता है तो धड़कन तेज हो जाती है, ब्रीदिंग तेज हो जाती है, मेंटल स्ट्रेस, इससे हमारी बॉडी की ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाता है। बिल्कुल, ऑक्सीजन अभी बहुत वैल्यूएबल हमारे लिए, हम ऑक्सीजन पे चलते हैं, ऑक्सीजन से हमारी शरीर, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा खून में बढ़ती है, जिसके लिए हीमोग्लोबिन भी जरूरी है, तो खून की कमी ना रहे, उसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उसके लिए अनार होता है, एप्पल होता है, चुकंदर होता है, इस तरह से। तो जब बॉडी में ऑक्सीजन रहती है तो शरीर में लालपन आता है, जब प्योर ऑक्सीनेटेड खून होता है तो नेल्स लाल, हथेली लाल, चेहरा लाल हो जाता है। तो ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, सबसे पावरफुल वेपन हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है। ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर पहुंचाने के लिए आप स्मोकिंग छोड़िए, आप एक्सरसाइज करिए, आप अपने आप को खुश रखिए। खुश रखना मुश्किल थोड़ी है, कितना अच्छा मौका है, बच्चे बड़े घर के एक साथ हैं, रोज एक व्यक्ति दो चुटकुले रोज सुबह और शाम सुनाएगा, आप देखिए मजा आ जाएगा। बिल्कुल। आप तो बहुत ही अहम बात बताई डॉक्टर साहब ने, और जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि खुश रहिए, और खुश रहने से बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है, और स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा इलाज है खुश रहिए। और डॉक्टर साहब ने वाकई आपने आज बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जिस तरीके से हमें किस तरीके खुद को अवेयर रखना है, किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, और खासकर जो एडिक्शन वाले लोग हैं उनको उससे बचना है। और अभी भी जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ये अदृश्य एक शत्रु है जिससे हम सब लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया लड़ रही है, और खासकर मेडिकल सिस्टम लगातार उसकी वैक्सीन को ढूंढने में, तैयार करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों हमें बिल्कुल उसके साथ मिलजुल कर लड़ना है, जिस तरीके से डॉक्टर, सरकार लगी हुई है, हम सबको भी उसके साथ कंट्रीब्यूट करना है, और कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, अभी बिल्कुल केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह देखा गया है। तो बहुत ही खास बात सर आपने बताई, और आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और दोस्तों आपने देखा कि श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.एन. अग्रवाल ने जिस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी जो दी है कोरोना को लेकर और सांस से संबंधित बीमारियों को लेकर, निश्चित ही ये आपके और आपके परिवार के लिए बेहद लाभदायक होगी। तो अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे हेल्थ फर्स्ट में, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, प्रिंस गाबा, और आप देखते रहिए हेल्थ फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज, सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा। लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ। इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।